A very warm welcome to all of you. This is डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना यूनिट 7 का पार्ट 2 दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और इसका है जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. यस, सो इन द लास्ट पार्ट जो हमने पार्ट 1 में देखा था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो जेनेटिक्स का पहला पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था, आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमने मेंडल के लॉ डिस्कस किए थे, राइट. और ये जो आपको पता है मेंडल के लॉ जेनेटिक्स में आते हैं. उन्होंने जितने भी लॉ दिए थे उनमें से 2 लॉ कौन से थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द अदर वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, एक बार दोबारा से पुराना ब्रश अप करते हैं. क्या देखा था हमने जेनेटिक्स में? अच्छा, जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, आप अपना जब बीएससी एग्रीकल्चर में, एमबीबीएस में या किसी भी लाइफ साइंसेस के किसी भी पार्ट में ग्रेजुएशन में आप लोग जाने वाले हैं, वहाँ आपको जेनेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, है ना. कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के जो आपको अपने ग्रेजुएशन में लेने ही पड़ते हैं, जैसे कि साइटोलॉजी हुआ, जैसे आपकी बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर भी पढ़नी पड़ती हैं. तो यहाँ जो आपका बेस बनने वाला है अभी, वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना आए. इन्हीं टॉपिक्स को और थोड़ा एलेबोरेट होकर वहाँ पर बताया जाता है. ठीक है, तो हमने सबसे पहले मेंडल के बारे में पढ़ा था. मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया, यही डिस्कस किया था ना पार्ट 1 में. उन्होंने पी प्लांट पर काम किया. पी प्लांट पर काम करते करते 7 साल तक उन्होंने काम किया और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसके आधार पर उन्होंने एक कैरेक्टर को देखा और उसके आधार पर उन्होंने कुछ रूल्स बनाए. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो पहला रूल क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, उसमें मेंडल ने क्या बताया था कि जब किसी भी पेरेंट्स को किसी प्योर 2 कैरेक्टर को लेकर, किसी एक कैरेक्टर को, मीन्स वेदर इट इज योर हाइट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये लंबा है और ये छोटा है, या कलर को ले लीजिए, जैसे रेड है, वाइट है. अगर उनके केस में हम फ्लावर कलर लेते हैं तो वायलेट था ना, वायलेट था और वाइट था, ये कलर थे. ठीक है, वाइट रिसेसिव था, वायलेट क्या था? डोमिनेंट था. तो अगर किसी भी प्योर कंट्रास्टिंग कलर को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो जो आपकी F1 जनरेशन होती है, यानी कि इन दोनों की जो प्रोजेनी होगी, यहाँ लिख देती हूँ, इन दोनों की जो प्रोजेनी होगी वो फिनोटिपिकली क्या शो करती है? डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाला अपना जो चीज है, जो जीन है, वो एक्सप्रेस होता है और वो कंसील कर लेता है रिसेसिव कैरेक्टर को, इसको नहीं दिखने देगा. फिनोटिपिकली हमारे को ये जो प्लांट है जिसका जीनोटाइप TT अगर आता है तो ये यहाँ पर हमें टॉल दिखाई देगा. और इसी के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंसी. ठीक है, तो he states that when parent with pure contrasting color trait are crossed together, only the dominant trait will appear as the phenotype of the next generation. जो next generation होगी, means यहाँ next generation किस लिए बोल रहे हैं? This is for F1 generation. उसके लिए बोला जा रहा है. फिनोटाइप टाइप में आपको डोमिनेंट करेक्टर दिखाई देगा, डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देगा ऑफ अ करेक्टर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रेट एंड करेक्टर. किसी भी एक करेक्टर के कई ट्रेट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि स्किन कलर एक करेक्टर है. ठीक है, स्किन कलर ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, व्हीटिश भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है. तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ट्रेट्स. समझ रहे हैं ना आप? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेट एंड करेक्टर. एक तो ये बात समझनी है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कौन किसको मास्क कर रहा है? डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव ट्रेट को कंसील्ड कर रहा है या मास्क आउट कर रहा है. ये उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था. फिर दूसरा बताया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. उन्होंने फिर से और F2 जनरेशन तक गए. F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो है सारे के सारे कैरेक्टर अपने आप को शो जरूर करते हैं. ठीक है, अपने आप को अगली जनरेशन में शो करेंगे. और शो करने में ये है कि किसी भी एक जीनोटाइप का जो गैमीट्स बन रहे हैं उसमें जो जीन है वो उस टाइम जीन टर्म तो खैर आया ही नहीं था, वो जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो सेग्रीगेट हो जाते हैं. इसके लिए उन्होंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. उन्होंने क्या कहा? इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे.
कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या डिस्कस किया था इन लास्ट पार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ओनली सिंगल कॉपी ऑफ 2 जीन कॉपीज प्रेजेंट इन अ सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच गैमीट लाइक स्पर्म और ओवा या एग सेल। यानी कि अगर किसी फादर का, अगर ये कोई स्पर्म, कोई गैमीट है, किसी फादर का गैमीट है, हम मान लेते हैं कि किसी फादर का गैमीट है, तो वो होगा XY, है ना। तो एक जो बनेगा उसमें X आएगा गैमीट में और दूसरे में आएगा Y, यानी कि ये दोनों जो जीन है, ठीक है, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, यहाँ पर हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे या कॉपी के बारे में बात करेंगे, वो कॉपीज सेपरेट आउट हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं। या फिर अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लें, कोई टॉल प्लांट है जिसका इस तरीके का जीनोटाइप है, तो ये अपने गैमीट्स कैसे बनाएगा, एक जगह T चला जाएगा, एक जगह स्मॉल t चला जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए डबल T और डबल T, ये जीनोटाइप माना जाएगा, तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे उसमें डबल तो आएंगे ना कम से कम, तो TT यहाँ आ जाएगा और यहाँ स्मॉल t आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हुआ कि ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ 2 जीन कॉपीज प्रेजेंट इन अ सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच गैमीट, ठीक है। जैसे X यहाँ आ गया है, Y यहाँ आ गया है, दैट इज इट प्रोड्यूस एन एलोकेट ऑफ दीज जीन कॉपीज इज रैंडम, रेंडमली वो किसी में भी आ सकता है। सो द प्रोजेनी विल एक्वायर 1 जीन कॉपी ऑफ ईच पेरेंट से एक कॉपी प्रोजेनी को मिलती है, यानी कि अगर ये XY है और यहाँ पर अगर हम मदर ले लें, ये है XX, ठीक है, तो इसके भी ऐसे ही होंगे, X यहाँ आ गया और X यहाँ आ गया, और ये दोनों मिलके फिर जो भी प्रोजेनी बनाते हैं वो बनाते हैं, यानी कि इस केस में X और Y। तो ये X कहाँ से आया है, ये मदर से आया है, Y कहाँ से आया है, ये फादर से आया है। तो एक इंडिविजुअल के अंदर, किसी एक पेरेंट के अंदर जो जीन्स थे, वो जो फैक्टर्स थे, मोर करेक्टली यहाँ पर अगर इनकी लैंग्वेज में बात करें तो वो सेग्रीगेट होते हैं अगली जनरेशन में, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सेग्रीगेट होते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे XY वाला एग्जांपल आपको गलत ही ले दिया है, मेंडल के हिसाब से हमें टॉल ड्वार्फ वाला या कलर वाला एग्जाम्पल लेना चाहिए था, लेकिन चलिए आपको बात समझ में आनी चाहिए सेग्रीगेशन क्या है, ठीक है। तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा मेंडल ने, ठीक है। ये इनका सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था। उसमें उन्होंने बताया कि प्रोजेनी विल एक्वायर 1 जीन कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट, तो हर पेरेंट में जो जीन हैं वो हर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं, स्पर्म और ओवा में अलग अलग जाते हैं। अब फिर इन्होंने तीसरा लॉ और दिया, उसका नाम है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या है, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। आपको याद आ गया पार्ट 1 में हमने क्या किया था। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए उन्होंने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक मेंडल ने किसी एक कैरेक्टर को लेकर वो चल रहे थे, उसके बेसिस पर ही वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते थे, उसके बेसिस पर F1 जनरेशन देखा, F1 जनरेशन में डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। F2 जनरेशन जब सेल्फिंग करा दी उसी से हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, तो फिर 4 तरीके के प्लांट मिले, लेकिन हर जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है। वो जो है सेग्रीगेट हो गए जीन वहां पे। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई अब हमें किसी 2 कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, तो उसके केस में उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और उसमें उन्होंने पी प्लांट के ही डिफरेंट 2 कैरेक्टर्स ले लिए, और उनके बीच में क्रॉस कराया। तो उन्होंने कुछ ऐसे सीड लिए जो कि येलो कलर के सीड एंड उनकी जो शेप है, यानी उन्होंने कलर भी लिया एंड शेप भी ली, राइट, एज अ कैरेक्टर। वन इज कलर, अनदर इज शेप। सो येलो कलर एंड राउंड शेप, YYRR, एंड अनदर वन इज ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। 2 सेट ले लिए, येलो कलर एंड राउंड and green color and wrinkled. Mendel found that the seed of resulting from these crossing, इन दोनों को जब इन्होंने क्रॉस कराया तो मेंडल ने देखा कि जो क्रॉस करने के बाद जो हमारी F1 जनरेशन मिली है उनको, वहां पर उसका कलर कैसा था, उसका कलर था येलो, राउंड शेप, येलो था और राउंड शेप था। और इसके बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि भाई क्योंकि F1 जनरेशन में येलो और राउंड आया है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो येलो कलर है
वो डोमिनेटिंग है ग्रीन के ऊपर, है ना, और जो ये राउंड शेप है वो डोमिनेटिंग है रिंकल के ऊपर। ठीक है, तो इसकी तरह तो जो यहाँ तक है वहां तक तो उनको वैसा ही रिजल्ट मिला जैसा कि उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था, क्योंकि वहां पर भी उनको डोमिनेटिंग करेक्टर मिल रहे थे F1 जनरेशन में। ठीक है, अब और इनका रेशियो क्या रहा, रेशियो वही रहा कि जो 3/4 F2 जनरेशन में प्लांट्स थे वो येलो सीड वाले थे और 1/4 ग्रीन वाले थे। ठीक है, तो एंड येलो एंड ग्रीन कलर आपस में सेग्रीगेट हुए, लेकिन F2 जनरेशन में जो कलर था वो आपस में सेग्रीगेट हो गया, F1 में नहीं हुआ। F1 में डोमिनेटिंग दिख रहे थे, लेकिन F2 में वो सेग्रीगेट हो गए। येलो एंड रेड कलर इनका भी 3:1 रेशियो आया, और उनकी शेप जो थी राउंड एंड रिंकल उसका भी 3:1 रेशियो आया, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है। इसके लिए हम इस डायग्राम से इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो P1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है डोमिनेटिंग वाला वो ये है, YYRR, दिस इज फॉर कलर, दिस इज फॉर शेप। ठीक है, एंड रिसेसिव वाला है स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो इन F1 जनरेशन Y कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, दिस इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वुड बी येलो कलर। ठीक है, अब इनकी जब सेल्फिंग कराई तो कौन कौन से गैमेट्स बन जाएंगे इनके साथ, इनके साथ 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने RR कैपिटल ले लेते हैं, यहाँ कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R, यहाँ पे Y कैपिटल ले लिया, यहाँ Y स्मॉल ले लिया। अब चलिए यहाँ पे RR स्मॉल ले लेते हैं, ले लिया यहाँ पर RR स्मॉल। इसी तरीके से गैमेट्स आप बनाएंगे, कितने बन सकते हैं इससे गैमेट्स। यहाँ पर कैपिटल ले लिया, यहाँ स्मॉल ले लिया। सिमिलरली हमने यहाँ पर गैमेट्स बना दिए फ्रॉम द हेट्रोजाइगस पेरेंट। यहाँ पर इस सिचुएशन में हेट्रोजाइगस पेरेंट है ना, राइट। यहाँ पर क्योंकि डोमिनेटिंग करेक्टर वाले जीन्स भी हैं और रिसेसिव करेक्टर वाले जीन्स भी हैं, तो हेट्रोजाइगस पेरेंट हैं। अब इन दोनों का जब करेंगे तो पुनेट स्क्वायर से कैसे करेंगे हम, दिस into this, so you will get capital Y capital R capital R। now this and this capital Y small r capital R। इस तरीके से जब इन्होंने पूरा ये पुनेट स्क्वायर फिल किया तो F2 जनरेशन में ही विल गेट, उनको क्या मिला फिनोटाइप, इस तरीके का 9:3:3:1 वाला रेशियो इनको मिला। यानी कि 9 जो थे, अच्छा ये रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने 16, 17, 20 प्लांट्स पर ही काम किया है, नहीं, इन्होंने पूरे अच्छे खासे प्लांट्स पे काम किया है। उनका रेशियो निकाला है कि 9 पार्ट इतना था, 3 भाग इतना था, अगला 3 भाग ऐसा था, 1 भाग ऐसा था। ये मत मान के चलिएगा कि जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी में कि 3:1 का रेशियो आ रहा है तो 4 प्लांट पर ही काम किया था, नहीं, दैट इज रेशियो। ये भी आपको एक बात क्लियर करनी है। तो इन्होंने 9 पार्ट ऑफ जो प्लांट्स थे वो राउंड थे एंड येलो कलर के थे। ठीक है, और जो 3 थे वो कैसे थे, राउंड थे लेकिन ग्रीन कलर के थे। 3 ऐसे भी थे जो कि रिंकल्ड थे बट येलो कलर के थे, और एक पार्ट ऐसा था जो ग्रीन था एंड रिंकल्ड था। ठीक है, तो ये इनका फिनोटिपिक रेशियो उनको मिला। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो 3/4 F2 जनरेशन का पार्ट है वो येलो सीड्स हैं, 9 और 3 ये येलो सीड्स हैं, और जो 1/4 है वो ग्रीन सीड्स है, अगर हम कलर को देख रहे हैं तो। लेकिन अगर हम जब दूसरे करेक्टर को देख रहे हैं तो, अगर हम दूसरे करेक्टर को यानी कि अगर हम केवल उसकी शेप को देख रहे हैं तो शेप में आप देखिए यहाँ पर भी रिंकल्ड है, यहाँ पर भी रिंकल्ड है। ठीक है, तो ग्रीन एंड रिंकल्ड जो ये वाला इन्होंने लिया था वो एक ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्टर डोमिनेटिंग है यानी येलो, बट ये रिंकल्ड है। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरा हुआ। यहाँ पर कलर रिसेसिव है लेकिन शेप राउंड है, यहाँ पर दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके का उनको पैटर्न मिला इन 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब उन्होंने 2 करेक्टर्स को लेकर चले। तो इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल ग्रीन, ये 4 तरीके के मिले थे ना। उनका जो रेशियो है वो 9:3:3, 9:3:3:1 ये आता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आता है, ये आता है। ठीक है, और सच अ रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ करेक्टर
उन्होंने बहुत सारे पेयर्स ऑफ करेक्टर को लेकर चले, उन्होंने केवल ये सीड का नहीं लिया, हो सकता है उन्होंने फ्लावर के कलर को भी लिया हो, उसकी पोजीशन को भी लिया हो, लेंथ को भी लिया हो, ठीक है। तो उन्होंने कई अलग अलग करेक्टर्स, 2 करेक्टर्स को एक साथ लेके कई जनरेशंस तक स्टडी किया, फिर उन्होंने देखा कि नहीं यही पैटर्न उनको मिल रहा है। तो इससे फिर उन्होंने मेंडल ने लॉ बताया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब 2 अलग अलग पेयर के ट्रेट्स जो हैं किसी हाइब्रिड के बन रहे हैं, तो एक पेयर ऑफ करेक्टर दूसरे पेयर ऑफ करेक्टर के साथ बंधा हुआ नहीं है चलने के लिए, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है इनटू नेक्स्ट जनरेशन, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इनटू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये करेक्टर अपने आप को अलग से एक्सप्रेस कर रहा है, ये किसी के साथ जोड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है ना। अब यहाँ पर ये येलो भी है, और ऐसा नहीं है येलो है तो राउंड ही होना चाहिए, राउंड अलग करेक्टर है, रिंकल अलग करेक्टर है, तो यहाँ पर राउंड तो नहीं है, यहाँ पर रिंकल्ड है, बट कलर इज येलो, यहाँ पर कलर इज ग्रीन और एंड इट इज रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ पर कलर इज ग्रीन बट इट इज राउंड। तो हर 2 करेक्टर इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन नेक्स्ट जनरेशन, इन F2 जनरेशन। सो दिस इज योर मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the allele of 2 or more different genes are sorted in the gametes, it may be sperm or egg, independently of one another। वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग करेक्टर के जो जीन फैक्टर्स हैं, यहाँ पर फैक्टर हम टर्म बोलेंगे, जिसे आज की डेट में हम जीन बोलते हैं, वो अलग अलग मूव कर रहे होते हैं। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड स्टेटिंग दैट द एलील a gamete received from one gene does not influence another allele received for another gene, ठीक है। यहाँ हम किसी भी एक गैमीट में जो जीन मिल रहे हैं, जो एलील पास हो रही है, ठीक है, वो दूसरे करेक्टर की एलील को डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंटली दोनों करेक्टर की एलील अपने अपने हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। एलील टर्म मेंडल ने नहीं दिया था, ये आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ क्योंकि आज की डेट में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। आपको पता चल गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेस्ट किसने दिया था और ये क्या कहता है। ये एक तो आपको याद रखना है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने किया, ठीक है, उस टाइम उन्होंने 2 करेक्टर्स लिए और उस टाइम उन्होंने बताया कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। दोनों करेक्टर के जो ट्रेड्स हैं वो अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इतना सारा काम किया, अब इतना सारा काम करने के बाद भी मेंडल को कई सालों तक 1865 में उन्होंने काम किया और 1900 तक मतलब इनका काम उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ये इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। देयर आर सर्टेन रीजंस कि क्यों उनका रिकॉग्नाइज नहीं था। एक तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट मच इजी। आज की डेट में तो व्हाट्सएप है, आपका तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था और जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ था वो भी इतनी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, तो कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था, तो उनका जो वर्क है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत अच्छे से पब्लिशाइज ही नहीं हो पाया। सबसे पहला रीज़न ये था। दूसरा, उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ जीन दिया था, मीन्स फैक्टर, वो उनके कॉन्टेम्परेरी और जो साइंटिस्ट थे वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, तो वो एक्सेप्टेड नहीं था उस टाइम पर उन लोगों को। इसके बाद उन्होंने बायो में मैथ्स लगाई थी, है ना, तो वो उस टाइम पर स्टैटिस्टिक तो थी नहीं, वहाँ उस टाइम ये सोच ही नहीं पाते थे। बहुत पुरानी बात है, 1865 की बात है कि मैथ, आप बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में आप मैथ्स भी लगा सकते हैं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी, तो उन्होंने वहां पर अपोज कर दिया इनका। और वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे इस बात का कि फैक्टर्स कुछ होते हैं। लोगों ने कहा बताओ फैक्टर हैं, तो वो कहाँ हैं, किस जगह पर है, दिखाओ, तो वो उस चीज का कुछ प्रूफ नहीं दे पाए थे। तो देयर आर सर्टेन रीजंस कि उनकी अपनी लाइफ में उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, उतना नेम एंड फेम नहीं मिला जितना आज की डेट में उनकी डेथ के बाद कुछ और साइंटिस्ट ने उनके ही काम को दोबारा किया अलग अलग जगहों पर, और फिर उनको भी जब सेम रिजल्ट्स मिले तो उन्होंने उनके काम को रिकॉग्नाइज किया। और इसी में पहला टर्म आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस, जो हम अब पढ़ेंगे। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है। डी वेरिस, कोरेंस एंड वॉन चेसमार्क, इन तीनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। और इन तीनों ही साइंटिस्ट में 19वीं शताब्दी में 1900 में इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल का रिजल्ट। मेंडल के रिजल्ट्स को उन्होंने दोबारा से काम किया और फिर देखा कि भाई इनके रिजल्ट उससे मैच होते हैं या नहीं। क्योंकि जब इन्होंने काम किया उस टाइम पर इनको क्या बेनिफिट था, इनको ये बेनिफिट था कि उस टाइम पर माइक्रोस्कोपी आ चुकी थी। जो साइंटिस्ट हैं वो आराम से सेल डिवीजन देख पा रहे थे। वो देख रहे थे कि सेल डिवीजन से पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कुछ वहां पर स्ट्रक्चर आता है, बड़ा होता है और वो 2 में डिवाइड हो जाता है। जब उन्होंने ये देखा, फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें है क्या ऐसा जो ये दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तब उन्होंने ये टर्म भी दिया क्रोमोसोम। उन्होंने कहा कि दीज वर क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडी कुछ स्टेनिंग करके दिखाई दी, सेल डिवीजन आ गई थी, माइक्रोस्कोपी आ गई थी, तो वो चीजों को देख पा रहे थे और फिर वो रिलेट कर पा रहे थे अपने काम को मेंडल के काम के साथ, ठीक है। तो इन तीनों ने देखा, काम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इनका काम तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले मेंडल ने जो काम किया है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन से पहले डुप्लीकेट होते हैं। वहां वो भी कह रहे थे मेंडल कि जो फैक्टर हैं वो डबल होते हैं और इंडिपेंडेंटली अगली जनरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेल डिवीजन के बाद आधा पार्टी तो एक दूसरे में जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने काम रिलेट किया। ऐसी 2 और साइंटिस्ट थे वॉल्टर सटन एंड बोवेरी। इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली जो है अब मेंडल का जो काम है वो किया, इंडिपेंडेंटली काम किया दोबारा से ये देखने के लिए कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सही थे या गलत थे या क्या था। तो उन्होंने ये देखा कि उनके फैक्टर्स भी बिल्कुल जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर है, बिल्कुल क्रोमोसोम जैसे क्या होता है क्रोमोसोम में, G1 होता है, साइकिल आपने पढ़ी है ना, साइकिल की G1 S G2 है ना, फिर माइटोटिक और मेयोटिक डिवीजन, यही सीक्वेंस है ना। तो यहाँ एस फेज में आपके क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है कि नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डबल हो जाता है यहाँ पे आके और फिर वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है। तभी तो एक माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं और दोनों में क्या होता है, क्रोमोसोम एक प्रेजेंट होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन वो पहले ही एस में कर रहा है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 बनते हैं मगर वहां पर हैप्लॉइड होती हैं, लेकिन वो डिवाइड होंगे तभी तो उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम जिस तरीके से डबलिंग हो रही है और फिर वो डिवाइड होके ईच सेल में जा रहे हैं, वैसे ही ईच प्लांट में भी जो प्रोजेनी है उसमें भी दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने काम को उन्होंने देखा कि ये जो जीन्स हैं जो कि जिसे वहां उस टाइम उन्होंने फैक्टर कहा था वो बिल्कुल क्रोमोसोम जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से मूव कर रहे हैं जैसे क्रोमोसोम मूव करते हैं। तो इन्होंने उसको कंफर्म किया कि नहीं भाई उन्होंने जो काम किया है वो सही काम किया है। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें वही जो मैं आपको अभी बता रही थी कि G1 फेज फिर एक है, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ पर बीच में एस फेज आएगा और फिर डुप्लीकेशन हो गया, ये बाइवेलेंट बना। बाइवेलेंट बनने के बाद जो क्रोमोसोम है एनाफेज पर आए, फिर मियोसिस 2 में, ये मियोसिस इन्होंने शायद दिखाया हुआ है, राइस मियोसिस दिखाया हुआ है, यानी कि ये जर्म सेल्स की बात हो रही है। तो एनाफेज में ये देखिए एस्टर से सेपरेट आउट हो जाएंगे, ये दोनों अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे, ये दोनों अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो एक सेल से 4 सेल मिल जाएंगी और चारों में अपना अपना डीएनए है, अपना अपना क्रोमोसोम है। तो उन्होंने यही कहा कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम would lead to the segregation of a pair of factors, यानी कि जैसे क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहे हैं और सेपरेट हो रहे हैं इन सेल डिवीजन मियोसिस में, वैसे ही ये फैक्टर्स भी होते होंगे। तो उन्होंने अपना जो काम किया क्रोमोसोम पर, उन्होंने जो काम किया उसको और मेंडल के काम को दोनों को मिलाकर उन्होंने फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताई कि कैसे इनहेरिटेंस एक कैरेक्टर 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होता है, क्रोमोसोम के थ्रू पास होता है, क्योंकि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जो है वो प्रोजेनी में कैसे जाते हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस, क्योंकि वहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को पहले डुप्लीकेट करते हैं फिर सेग्रीगेट होते हैं। तो जैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, फिर सेपरेशन कर रहे हैं, यही बात वो फैक्टर्स की फॉर्म में मेंडल कहना चाह रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जो वेल नोन साइंटिस्ट हैं जेनेटिक्स में, जिनका नाम है TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ये उनका फोटो है।
ये भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे थे, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन लोगों ने दी थी उसको। उसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है वो अलग लिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एनिमल में एक फ्लाई ले ली जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इन्होंने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने क्यों इसको चुना? किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्लांट लेना है या एनिमल लेना है तो हमें वो बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ता है कि हम यही हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्यों होगा। क्योंकि लेबोरेटरी में काम करना है, आपको एक सीमित दायरे में काम करना है तो आपको उसकी कई जनरेशन, बायोलॉजी में कई जनरेशन स्टडी करनी पड़ेंगी। जब कोई चीज स्टेबली वन जनरेशन टू अनदर जाएगी तब हम उसे बोलेंगे, और उसको मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि हमें किस चीज़ को अपना एक्सपेरिमेंटल एनिमल, एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरिया और एक्सपेरिमेंटल प्लांट लेना है। ठीक है, तो इन्होंने ड्रोसोफिला क्यों लिया? क्योंकि ये आराम से सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो जाती है, पहला कारण। दूसरा, इसकी जो है लाइफ स्पाइन शॉर्ट है। जैसे पी प्लांट डार्विन ने लिया था इसीलिए क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पान थी उसकी, आराम से, उसकी भी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं थी पी प्लांट की। ठीक है, उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन और सेल पॉलिनेशन आराम से करा पा रहे थे। कई कंट्रास्टिंग उनको मिल गए थे करेक्टर। ठीक है, तो वो ऐसे ही मैंने आपको पार्ट 1 में बताया उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया था। ऐसे यहाँ पर भी कुछ रीजन है कि उनके सिंथेटिक मीडियम, सिंपल मीडियम में वो ग्रो हो जाता है, लाइफ स्पान शॉर्ट है, और एक ही मीटिंग में बहुत सारी प्रोजेनी, बहुत सारी जो है वो स्टडी करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी फ्लाइज दे देती हैं। और इसमें मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी है क्योंकि उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अच्छे थे कि आराम से हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। एंड इनमें बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन इनको मिल गई। तो इतनी सारी क्वालिटीज इसके अंदर थी। दिस इज द रीजन कि टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपना एक्सपेरिमेंटल इंसेक्ट क्यों लिया। ठीक है, ये देखिए, ये है दो फ्लाई, ये है वाइट आई ब्राउन बॉडी एंड दिस इज रेड आई ब्राउन बॉडी। ये रेड आई है, ये वाइल्ड टाइप है, और ये म्यूटेटेड है वाइट आई। इसको अपना एक्सपेरिमेंटल इंसेक्ट इन्होंने लिया था। तो मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, यानी इन्होंने 2 कैरेक्टर्स को लेकर चले, और वो भी जो कि सेक्स लिंक्ड थे। उन सारे कैरेक्टर्स को लिया जो कि सेक्स लिंक्ड थे, उनके बीच इन्होंने क्रॉस कराया, जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट पे क्रॉस कराया था सिमिलर वे में। तो इन्होंने मॉर्गन ने क्या देखा कि येलो बॉडी ले ली एक तो, अच्छा ये येलो बॉडी है एंड वाइट आई, ये दिस इज येलो बॉडी एंड वाइट आई, और दिस वन रेड बॉडी, रेड आई एंड ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ठीक है, इन दोनों का जब इन्होंने क्रॉस कराया तो सॉरी, that time he observed that the 2 genes didn't segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:1 ratio. इनके रिजल्ट्स कुछ अलग थे। इन्होंने देखा कि मैं भी सेम टू सेम 2 कैरेक्टर को लेके चल रहा हूँ, मैं भी F2 जनरेशन में इनको देख रहा हूँ, तो लेकिन मुझे तो 9:3:1 नहीं मिल रहा है। व्हाट इज द रीजन? ये तो हमें देखने वाली बात है, क्योंकि भाई मैंने भी व्हाइट आई ले ली, येलो बॉडी ले ली, रेड आई ले ली, ब्राउन बॉडी ले ली, अब F2 जनरेशन में देख रहा हूँ, वैसे तो मेंडल जैसा ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? तब उन्होंने और स्टडी किया और उन्होंने देखा कि ये जो जीन्स हैं वो X क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, और उन्होंने ये देखा कि ये जो जीन इस तरीके के हैं, लाइक बहुत पास हैं। अगर हम इसको एक क्रोमोसोम मान लें तो अगर कोई जीन यहाँ पर लगे हुए हैं, चलिए इसे M ले लेते हैं, इसको W, इस तरीके से अगर कोई पास जीन है, बहुत ज्यादा पास हैं, तो वो सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने टर्म दिया लिंकेज, यानी कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। ये जो बहुत पास जीन है वो फिजिकली एसोसिएटेड रहते हैं ऑन द क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ, वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। तो उन्होंने देखा कि सेपरेट आउट नहीं हो पा रहे हैं, और उसी टाइम पर उन्होंने दूसरा टर्म दिया रिकॉम्बिनेशन।
means to describe the generation of non-parental gene combination. Recombination means दोबारा कोई नया कॉम्बिनेशन बनना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग, ठीक है। तो उन्होंने ये टर्म दिए, तो ये दोनों जो टर्म दिए हैं वो किसने दिए हैं? टीएच मॉर्गन ने दिए हैं, ठीक है। सो लिंकेज रिकॉम्बिनेशन किस में ज्यादा होगा? जिसमें लिंकेज बहुत कम होगी, यानी कि जो कम फिजिकली एसोसिएटेड होंगे, जो पास कम होंगे, जितने ज्यादा दूर जीन उतना ज्यादा उनका रिकॉम्बिनेशन, वो आराम से एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल पास पास रहेंगे वो आराम से फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, साथ साथ चलते हैं। यही कारण है कि इनका जो रिजल्ट है वो मेंडल के रिजल्ट से अलग आया था। So Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes are very tightly linked. कुछ जीन थे जो बहुत ही टाइटली लिंक्ड थे, बहुत पास पास थे, तो उसमें क्या था? रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। और कुछ थे जो लूजली लिंक्ड थे, यानी कि वो थोड़े दूर दूर थे। इस तरीके की सिचुएशन थी कि एक जीन यहाँ है M और एक जीन यहाँ W, तो उनमें दोबारा कॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, ठीक है। तो जिनकी, वही जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया कि जो जितने कम लिंक्ड होंगे उनकी रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो जो लूजली लिंक्ड थे उनकी रिकॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा थी। तो F2 जनरेशन में इनको जो रिजल्ट मिला, इनको मैक्सिमम पेरेंटल टाइप के मिल गए और नॉन पेरेंटल टाइप के बहुत कम मिले, क्योंकि जो इनके जो जीन्स थे वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे और वो टाइटली लिंक्ड थे। तो यहाँ से उन्होंने ये नए 2 टर्म बताए और कुछ नई चीजें बताई, ठीक है। इनके ही एक स्टूडेंट थे एल्फर्ड स्टूडेंट, इन्होंने उसी टाइम पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन की स्टडी की। इन्होंने ये देखा कि अगर वो लिंक्ड होते हैं तो जो जीन है उनकी मैपिंग करनी चाहिए, उनकी पोजीशन क्या है। लाइक अगर ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ओहो कितना गंदा बना रही हूँ मैम, सॉरी, ये लीजिए, तो इनकी पोजीशन क्या है, इस तरीके से इनमें जीन लगे होंगे। जीन का मतलब यहाँ पर जीन टर्म आ चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम एलील टर्म को भी जानते हैं, यहाँ हम रिकॉम्बिनेशन टर्म को भी जानते हैं। तो इन्होंने ये क्या देखा? मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड उसको उन्होंने मैप किया, मैप देयर पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसकी मैपिंग क्या है, ये काम इन्होंने किया था। और आज की डेट में आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, सारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हो, जीन मैपिंग ही हो रही है। ये बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है जो इन्होंने जब इस चीज के बारे में, जेनेटिक मैपिंग के बारे में बताया, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर भी बिकॉज ऑफ हिज वर्क काम हुआ। लोकेशन क्या है, फिर इसके बाद और भी बहुत आगे की जो बायोटेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो यहाँ पर पता चली, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में और बाकी एनिमल्स के बारे में भी, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं हैंकिंग, इन्होंने 1891 में बताया था। उन्होंने ये देखा कि कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी किसी इंसेक्ट में देखने को मिल रहा है और किसी किसी में नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म में तो है वो स्ट्रक्चर जो दिख रहा था उनको अंदर, और 50% में वो नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर। तो इतना उन्होंने बताया, और हैकिंग्स ने इनका ये जो स्ट्रक्चर उनको दिखा उसका नाम उन्होंने रख दिया एक्स बॉडी। बाद में अदर साइंटिस्ट ने भी इस पर काम किया, देखा, फिर उन्होंने देखा अरे ये तो जिसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे दैट इज क्रोमोसोम, और वो क्या था, एक्स क्रोमोसोम था। तो उन्हीं के काम के आधार पर ये जो है एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक्स बॉडी उस चीज को बोला था, क्रोमोसोम को इन्होंने बोला था, ठीक है। सो इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज X0, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिसमें अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल बन जाएगा, और जो मेल है वो X0 हो जाएगा। तो X0 जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो इंसेक्ट है वो मेल है या फीमेल है। जैसे ऑल एग बेयर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम्स, अगर एक्स्ट्रा एक्स है तो मतलब एग में होता है, जबकि स्पर्म में नहीं होता। वाइल सम ऑफ द स्पर्म वियर द एक्स क्रोमोसोम वाइल सम डू नॉट, किसी में होता है
किसी में नहीं होता। एग में सब में एक्स होगा, और जो स्पर्म है, ओहो ये कैसा स्पर्म बना दिया मैंने, इस तरीके से बना दो, किसी में एक्स होगा किसी में नहीं होगा। तो ये दो तरीके के सेल्स बनाएंगे और ये एक ही तरीके के बनाएंगे, ठीक है। एग्स फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम, अगर कोई एग किसी ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स जो है किसी ऐसे से स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो वो मेल बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये है एक्स और ये आ गया स्पर्म, इसमें भी एक्स है, तो ये जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो जो आपकी जाइगोट बना ये एक्स एक्स हो गया, तो वो कह रहे हैं कि ये फीमेल बनेगा। और कोई ऐसा है जहां एक्स नहीं है तो ये सिचुएशन आ गई, तो ये फीमेल नहीं बनेगा, ये मेल बन जाएगा, ठीक है। सो ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वॉज डेजिग्नेटेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम। जब एक्स क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट हो गया ये डिटरमाइन करने के लिए कि आगे वाली प्रोजेनी जो है उसका वो मेल है या फीमेल है, तो इसीलिए इस क्रोमोसोम का नाम ही सेक्स क्रोमोसोम रख दिया गया, और बाकी जो क्रोमोसोम थे उनको बोल दिया गया ऑटोसोम्स, ठीक है। क्लियर हो गई ये लाइंस आपको? ओके। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस बोथ इन ह्यूमन as well as in Drosophila, the female has pair of XX chromosome. फीमेल में दोनों में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो इसको बोलते हैं होमोगेमिटी। और जो मेल है उसमें XY होते हैं, इसलिए बोला जाता है उसे हेट्रोगेमेटी कंपोजिशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर XX है, यहाँ पर भी XX है, इसलिए फीमेल ह्यूमन की है या ड्रोसोफिला की है, वो जो चीज है, क्योंकि दोनों XX क्रोमोसोम है इसे बोला जाएगा होमोगेमेटी, और ये है XY इसलिए इसे बोला जाएगा हेट्रोगेमेटी, ठीक है। थर्ड, इन मेनी बर्ड्स फीमेल हैज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम। यहाँ पर तो फीमेल में सेम है, होमो है, लेकिन कुछ बर्ड हैं जिनमें फीमेल में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ फीमेल के केस में क्या हो रहा है, फीमेल के केस में ZW है, ठीक है, जबकि मेल के केस में क्या है, सिमिलर क्रोमोसोम है, ZZ है। सो दिस इज फॉर बर्ड्स। ये जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड अबाउट द ग्रासहोपर, ग्रासहोपर में क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैज ओनली वन क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम, वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम। यानी कि फीमेल में क्या है, XX क्रोमोसोम है, और यहाँ पर केवल एक X क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं, इसे 0 बोलेंगे, X0 पोजीशन इन द केस ऑफ मेल। दिस इज अबाउट द फीमेल, 22 + XX, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर हो गई? ओके। सो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन में क्या होगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर से देख लेते हैं। पेरेंट फादर है तो कितने क्रोमोसोम है, 44 + XY है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद कितने बनेंगे, ये 22 + X, एक ये इधर चला जाएगा, ये दूसरा यहाँ चला जाएगा, 22 + Y। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सिमिलर है तो दोनों गैमेट्स सेम बनेंगे, यहाँ हो जाएगा 22 + X, यहाँ पर भी 22 + X। यहाँ पर डिसिमिलरिटी है, यहाँ 22 + X है, यहाँ पर जबकि 22 + Y है। अब चलो पुनेट टेस्ट से हम पता कर लेते हैं क्या बनेगा, 22 XX, चलो भाई ये तो डॉटर बन जाएगी क्योंकि XX हो गया। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस, सो मल्टीप्लाइड नहीं, दिस प्लस दिस कर देते हैं, चलिए। सो 44 + XX, ये भी डॉटर है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या हुआ, सन, क्योंकि ये XY है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो सन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ऐसी पोजीशन है तो 50% चांस रहेंगे डॉटर के और 50% चांस रहेंगे किसके, सन के, ठीक है। 50-50% चांस रहेंगे कि आगे आने वाली संतान जो प्रोजेनी है वो क्या बनेगी, ठीक है। बट और हमें ये देखना है जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, यानी कि जो Y क्रोमोसोम है वो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, वो स्पर्म में प्रेजेंट है, वो ओवा में तो है ही नहीं। ओवा में तो सारे में XX की पोजीशन है, सारे के सारे जो है X गैमेट बन रहे हैं। यहाँ पर दो तरीके के बन रहे हैं, X भी बन रहे हैं, स्पर्म की तरह बना देती हूँ,
और यहाँ Y भी बन रहे हैं, X भी बन रहे हैं और Y भी बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ दो तरीके की पोजीशन है, यहाँ पर सेम पोजीशन है। सो इससे हमें क्या पता चला कि जो जेनेटिक मेकअप है चाइल्ड का वो क्या होने वाला है, ये डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, ठीक है। हालांकि क्या प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन की, वो तो आपने देख ही लिया अभी पुनेट टेस्ट से कि वो 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि आने वाला जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। लेकिन अपनी जो सोसाइटी है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ जो इलिटरेट लोग हैं या किसी तरीके से पुरानी सोच की हैं, वो ये सोचते हैं कि फीमेल्स आर रेस्पॉन्सिबल कि भाई उसके बच्चा क्या हुआ है, और सोशली उसको ब्लेम किया जाता है कि भाई तरह तरह से कि ये बच्चा लड़का नहीं दे पाई हमें, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, सोशल स्टिग्मा उस पर के ऊपर लगाया जाता है, जबकि लेडीज पर ये डिपेंडेंट ही नहीं है, बायोलॉजिकली ही डिपेंडेंट नहीं है, ये बायोलॉजिकली डिपेंडेंट मेल पर है, पर मेल भी इसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं है। किसका फ्यूजन होगा और क्या अगली प्रोजेनी बनेगी ये तो कोई भी नहीं जानता है ना। प्रोबेबिलिटी दोनों की 50-50% रहती है। सो इस तरीके की जो स्टिग्मा है वो हमारे समाज में जो है वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज है, जो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है भाई? म्यूटेशन देखिए एक बहुत अच्छा सा डायग्राम आपको बताया हुआ है, इसमें हमें पता चल रहा है कि भाई म्यूटेशन ऐसा है कि अगर किसी भी डीएनए सीक्वेंस में कोई ऑल्ट्रेशन हो जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए या निकल जाए, डिलीशन हो जाए न्यूक्लियोटाइड का, या फिर एक क्रोमोसोम ही पूरा हट जाए या क्रोमोसोम का कुछ पार्ट हट जाए या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें गड़बड़ी आ गई तो म्यूटेशन हो जाएगा, है ना। सो इसको बायोलॉजिकली लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? म्यूटेशन इज अ फिनोमिना which result in the alteration of DNA sequence and consequently the changes in the genotype। जीनोटाइप में चेंज हो जाता है, जिससे अब जब जीनोटाइप में चेंज हो जाएगा तो फिनोटाइप भी उसका चेंज हो जाएगा, दैट इज म्यूटेशन, ठीक है। तो in addition to recombination, mutation is another phenomena that lead to variation in DNA। म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन से तो होता ही है वेरिएशन, लेकिन म्यूटेशन से भी वेरिएशन हो जाता है डीएनए में, ठीक है। वन डीएनए हेलिक्स रन कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन ईच क्रोमेटिड इन अ हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म। क्या हो रहा है, ये जो डीएनए है यहाँ पर इस तरीके से ऐसी तो पैक्ड है ना प्रोटीन के साथ, अपने हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे। अब इस कॉइलिंग में अगर कहीं पे कोई पार्ट ऐसे टूट गया या कोई छोटा सा न्यूक्लियोटाइड हट गया तो उसका पूरा सीक्वेंस पैटर्न चेंज हो जाएगा। पैटर्न चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगी। म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशन, अगर किसी न्यूक्लियोटाइड हट रहा है, आ रहा है या जा रहा है और पूरा का पूरा फ्रेम हट रहा है, उस न्यूक्लियोटाइड की वजह से उसकी एमआरएनए सिंथेसिस में फर्क पड़ रहा है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस पे फर्क पड़ रहा है। जब पूरा का पूरा फ्रेम, क्योंकि आपको पता है कोडोन 3-3 होते हैं, 3-3 की फॉर्म में आपने देखा है जेनेटिक्स में चलते हैं, तो पूरा का पूरा कोडोन चेंज हो रहा है तो उस तरीके से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। सो देयरफॉर द लॉस मींस डिलीशन और गेन, इंसर्जन और डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम। इनकी वजह से क्रोमोसोम में ऑल्ट्रेशन आ जाती है, दिस इज नोन एज म्यूटेशन। सिंस जीन आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन सारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ऑल्ट्रेशन in chromosome result in abnormality or aberration। Chromosome aberration are commonly observed in cancer cell। जितनी भी कैंसर सेल्स होती हैं मेनली वहां पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जिस वजह से कैंसर लोगों को हो जाता है, ठीक है। म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर। अगर एक सिंगल बेस पेयर जो मैंने आपको बताया हट आ गया या चला गया तो उस केस में होता है पॉइंट म्यूटेशन, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिकल सेल्ड एनीमिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड डिलीशन एंड इंसर्जन ऑफ अ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं पूरा बेस पेयर्स में डिलीशन या इंसर्जन हो रहा है, तब हो जाएगा हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और म्यूटेशन के कॉजेज भी होते हैं, जेनेटिकली भी हो गया,
रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे भी चेंजेस आ गए, म्यूटेशन से भी चेंजेस आ गए, तो म्यूटेशन करेगा कौन? कुछ म्यूटाजन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन हो गया, ठीक है। और भी तरह तरह के केमिकल्स आजकल चल पड़े हैं, वो भी होते हैं, जिससे बहुत सारे म्यूटेशंस लोगों की बॉडी में हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज तो हैं ही, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से म्यूटेशंस क्रिएट हो जाते हैं विद इन अ बॉडी। ये मैंने 2 पिक्चर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। पॉइंट म्यूटेशन देखिए, ये कोडॉन है, कोडॉन में लाइक ए TAG AGG AG ACG ये पैटर्न आ रहा है डीएनए का। अब अगर इस टी की जगह, थायमिन की जगह यूरासिल आ जाए, ठीक है, यूरासिल आ गया एमआरएनए में कोई भी एक चेंज हो सकता है, यहाँ पर जी को चेंज कर दिए, जीएसी को चेंज कर दिए, किसी भी एक को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा, वो यहाँ इसकी जगह कुछ और आ जाएगा। अगर कुछ और आ जाएगा तो वो जो इसको काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा, कुछ और ही पैटर्न बनेगा। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो जाएगा, कोई एक चला गया यहाँ से, तो पहले इन तीनों का जोड़ा बन रहा था, इन तीनों का बन रहा था, इन तीनों का बन रहा था, और उसी के हिसाब से एमआरएनए बन रहा था, उसी के हिसाब से प्रोटीन बन रही थी। ऐसा ही तो होता है। डीएनए टू क्या होता है, डीएनए टू एमआरएनए, है ना, और एमआरएनए टू प्रोटीन, यही तो पैटर्न है हमारा। तो अब ये अगर फ्रेम चेंज हो गया, सी फॉर एग्जांपल यहाँ से टी हट जाता है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो अब इन तीनों का बनेगा फ्रेमिंग किसकी बनेगी, अब फ्रेमिंग बनेगी इन तीनों की। तो क्या फ्रेमिंग होगी, HEF देन ATC देन ATC, देखिए ये वाली फ्रेमिंग बन रही है ना, तो ये म्यूटेशन हो गया, यानी कि जो बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा, कुछ और ही बन रहा है, तो म्यूटेशन इसमें क्रिएट हो जाती है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से म्यूटेशन क्रिएट होती है। अच्छा, अब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो है वो किस केस में किया जाएगा, अब जैसे अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी तक हमने देखे, डिस्कस हुए हैं इन दिस चैप्टर, तो वो प्लांट्स में तो आसान है करना, मक्खियों पर भी आसान है करना, इंसेक्ट्स पर, मगर अगर ह्यूमन की बात होगी तो हम उसकी कितनी जनरेशन स्टडी कर सकते हैं, और हम कह भी नहीं सकते हैं भाई इसका इसके साथ इंटरेक्शन करा दो तो अगली जनरेशन देखेंगे फिर देखेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में पूरी की पूरी पेडिग्री जो है वो एनालाइज की जाती है कि कोई भी एक करेक्टर अगर है किसी फैमिली में तो वो कहाँ तक जाएगा, और क्या वो एज अ कैरियर कोई इंसान काम कर रहा है, क्या कोई करेक्टर डोमिनेंट है तो वो अगली जनरेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए पेडिग्री एनालिसिस की जाती है, ठीक है। सो एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल of generation of a family is called pedigree analysis. It shows the inheritance of a particular trait is represent in the family tree over generations. कोई भी एक trait है, हर जनरेशन में अगर आ रहा है तो उसे इसके द्वारा ही स्टडी किया जाता है। In human genetics, it help to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or a disease. जैसे किसी परिवार में अगर कोई मेंटली रिटार्टेड बच्चा है किसी एक जनरेशन में, तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में भी फैमिली में किसी भी आ सकता है या नहीं, या उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या ये जेनेटिकली चेंजेस आ गए हैं कि वो हर जनरेशन में चीज़ पास हो पाएगी, या केवल जेनेटिक्स में नहीं आ पाए हैं, किसी और रीजन से उसी जनरेशन तक रहेगा, या कोई स्किन का कलर है, कोई स्किन की एलर्जी है, वो जेनेटिकली है, या कोई डिजीज है लाइक डायबिटीज है वो हर जनरेशन में आ रही है, या किसी एक जनरेशन में उसकी खुद की खान पान की हैबिट की वजह से है। तो इस तरीके की कोई भी एबनॉर्मेलिटी, डिजीज या कोई स्पेसिफिक ट्रेट को अगर हमें स्टडी करना होगा तो पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। पेडिग्री एनालिसिस की देयर आर सर्टेन सिंबल, जैसे कि अगर मेल को रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दीजिए, फीमेल को सर्कल में कर दीजिए, अगर किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट से कोई अफेक्टेड है तो उसको हम ब्लैक कर सकते हैं। इस तरीके का मीटिंग के लिए होता है, इस तरीके का हम 1 बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, राइट, एंड दिस इज आइडेंटिकल टू दीज आर द सिंबल्स, ठीक है। पेडिग्री चार्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से पेडिग्री चार्ट, इसमें हाफ अगर हमने कर दिया है कलर्ड, व्हाट डज इट मीन कि ये जो है इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, इट एक्ट एज ए कैरियर, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो 2 कैरियर की अगर
इंटरेक्शन होता है दो कैरियर के बीच में, अगर प्रोजेनी उनकी कैसी होगी इंटरेक्शन के बाद, तो अब जहां ये दोनों लाइक ये एक्स वाई है, ये एक्स एक्स है, सो एक्स एक्स अगर यहाँ चले गए तो जो फीमेल आएगी वो पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रेट से अफेक्टेड होगी, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। अब ये पूरी तरह से अफेक्टेड अगर किसी नॉर्मल मेल से काम के साथ अगर इनका इंटरेक्शन होगा तो उसके बाद जो प्रोजेनी बनेंगी वो कैसी बनेंगी, तो सारी की सारी क्या बन रही हैं, कैरियर बन रही हैं। तो इस तरीके से किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दीज आर द सिंबल्स, और इस तरीके से पेडिग्री चार्ट बनता है जिसके थ्रू पता चलता है कि कोई भी करेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को, जेनेटिक डिसऑर्डर को दो में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो मेंडेलियन रूल के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम के हिसाब से चल रहे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जेन। These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. ये जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफर होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रेस कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। देयर आर सर्टेन जेनेटिकली लिंक्ड डिजीज जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती हैं, पर वो फॉलो पेडिग्री एनालिसिस से बिल्कुल मेंडेलियन डिसऑर्डर की फॉर्म में हम उसे मेंडेलियन जो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस है उसके थ्रू ही ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती हैं, और जिसे हम पेडिग्री एनालिसिस जो कि हमने इस तरीके से करनी है, हम वी कैन ट्रेस इट आउट, ओके। ये जो करेक्टर हैं, दीज मे बी डोमिनेंट और मे बी रिसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस से हमें पता चल जाएगा कि वो डोमिनेटिंग है या रिसेसिव है। अगर कोई ट्रेट सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, तो हम उसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। और जब वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर ट्रेट है तो यहां पर फीमेल तो कैरियर का काम करेगी, लेकिन अगर ये एक्स वाई के साथ अगर हमने इसको क्रॉस कराया तो जहां पर ये एक्स ये वाला वाई बनेगा, ये क्या होगा, यहां पर इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा और यहां पर वो अपना फिनोटिपिकल अपीयरेंस या अपना जो उसका जो करेक्टर है उस पर्टिकुलर जीन का वो दिखाएगा, ठीक है। तो हीमोफीलिया में ऐसा ही होता है कि यहाँ पर जो है फीमेल जो है वो एक्ट एज अ कैरियर, जबकि मेल जो है ये इसमें इसका करेक्टर दिख जाता है। हीमोफीलिया में देखिए क्या होता है, हीमोफीलिया में नॉर्मल ब्लड वेसल इस तरीके की है, लेकिन हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड क्लॉटिंग बहुत मुश्किल से रुक पाती है। वहां पर एक जीन होता है वो इस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, कोई हेमरेज हुआ, किसी तरीके से कट हो गई, थोड़ी देर बाद वो क्लॉट हो गई, नॉर्मल हो गया आदमी। लेकिन हीमोफीलिया में क्या होगा, इनएबिलिटी टू क्लॉट हो ही नहीं पाएगा। सो दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this case, in this particular disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. ब्लड क्लॉटिंग में जो होते हैं वो जो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट अ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। इन दिस पर्टिकुलर केस द हेट्रोजाइगस फीमेल जो मैंने अभी आपको बताया ऐसी वाली जिसके एक एक्स क्रोमोसोम में इसका जीन है और दूसरे में नहीं है, एक्ट एज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया, मे ट्रांसमिट दिस डिजीज टू हिज अपने हर सन, अपने बेटे को ये ट्रांसफर कर सकती है कैरियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि ये जो कैरियर है वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकती है, ये सफर करेगा, जबकि ये अगर दूसरे में भी जाएगा तो ये जो बेटी है वो
XX है ना, ये बेटी है, तो ये अगेन कैरियर का काम करेगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि X लिंक डिजीज है तो यहाँ पर वो अपना रंग दिखाएगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो जो बेटा है वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी, हीमोफीलिया वाली, जो वहां पर फिर स्टडी भी किया गया था कि ये एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होती है। नेक्स्ट जो डिजीज है डिसऑर्डर है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ये है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, autosome linked recessive trait that can be transmitted from parent to offspring when both the partners are carried for the gene। अगर दोनों ही पार्टनर एक्ट एज अ कैरियर तो ये अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देंगे, अगर मतलब कि अगर दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, एक एक जीन में है, एक एक में नहीं है, लेकिन जो उनसे प्रोजेनी बनेगी उसमें अगर जिसमें दोनों आ गए जीन, वहां पर ये ट्रांसमिट कर देंगे। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील नोन एज HBA एंड HBS। ये जो है इससे कंट्रोल्ड होती है। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल मींस HBS एंड HBS, ये जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है वो डिजीज को शो करता है, डिजीज्ड फिनोटाइप शो करता है। हेट्रोजाइगस जो है जिसमें नॉर्मल है और सिकल सेल्ड वाला नहीं है, वहां पर अनअफेक्टेड रहेगा या फिर बहुत ही कम शो करेगा, ये अनअफेक्टेड रहेगा या बहुत ही कम शो करेगा। सो यहाँ पर भी 50% प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, ओके। ये देखिए ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है RBC, ये है सिकल सेल्ड, डबल कॉन्क्लेव टाइप इस तरीके की बन जाती हैं ये। इसमें क्या हो रहा है, इसकी 6th पोजीशन पर ये जो जीन है, जीन क्या है, अ पीस ऑफ DNA। ठीक है, इस जीन की 6th पोजीशन पर ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये ना बन के वेलिन आ जाता है। और वो क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं। नॉर्मली GAG से कॉम्बिनेशन हो चाहिए CTC, ठीक है, GAG ये आएगा, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर एडेनिन की जगह थाइमिन लग गया, तो फिर यहाँ पर एडेनिन आ गया, तो इसकी वजह से ये जो यहाँ पर पोजीशन हुई mRNA में, यहाँ पर चेंजेस आ गए, रिजल्टेड आपके अमीनो एसिड में भी चेंज आ गए। 6th पोजीशन पर वेलिन लग गया, तो 6th पोजीशन पर क्या लगना चाहिए, ग्लूटामिन, और जबकि लग जाता है वेलिन, तो उस चक्कर में यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो गया और उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। माइक्रोग्राफ ऑफ रेड ब्लड सेल ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position। ये दिखाया ना अभी आपको बीटा ग्लोबिन चेन में हीमोग्लोबिन की, तो उससे क्या हो रहा है, the substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base substitution at the 6th codon of beta globin gene from GAG to GUG। The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the changes in the shape of RBC। उसकी जो है पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जब म्यूटेटेड हो गई वो हीमोग्लोबिन तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो इसकी वजह से उस RBC की जो शेप होनी चाहिए थी वो चेंज हो जाती है और इसकी शेप हो जाती है इलोंगेटेड सिकल्ड टाइप की। बाइकॉन्केव होता है ना, वैसे तो हमारा RBC बाइकॉन्केव होता है, ये देखिए बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा हो गया, सिकल टाइप का, लंबा सिकल टाइप का स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। नेक्स्ट इज phenylketonuria। What is this phenylketonuria? This is an inborn error of metabolism, is also inherited as the autosomal recessive trait. This is an autosomal recessive trait. The affected individual lack an enzyme that convert the amino acid phenylalanine to tyrosine। फिनाइल एनिलीन से जो टायरोसिन बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, बिकॉज इसके बीच को इस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है, बीच में जो एंजाइम लगेगा वो डिफेक्टिव हो जाता है, तो फिनाइल एनिलीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो उसकी आगे की सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, है ना। क्या हो जाएगा इससे,
ये जो फिनाइल एलिनिन है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। और जब ये एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में जाके डिसफंक्शनैलिटी करेगा, वो जो इंसान है वो मेंटली रिटार्टेड हो जाएगा। और फिनाइल एलिनिन जो ये टायरोसिन है ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये बन ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, उस इंसान को कलर भी उसका अलग वाइटिश कलर हो जाएगा, चिकत्ते पड़ जाएंगे, इस तरीके की फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस उसके आ जाएंगे। ये भी करेगा कि यूरिन जो है, दीज आर ऑल्सो सिक्रीटेड थ्रू द यूरिन, यूरिन के थ्रू भी ये सिक्रीट होगा, क्योंकि इसकी जो है किडनी जो है पूरी तरीके से इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है। सो दिस इज अबाउट द फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्या है, ये भी मेटाबॉलिक पाथवे में एक जगह एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसमें फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं ये फिनाइल एलिनिन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा टायरोसिन का। मेन यहाँ आती है प्रोबेबिलिटी विद दिस एंजाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज ये जो एंजाइम है ये यहाँ नहीं बन पाएगा, तो ये जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होगा तो ये तरह तरह की दिक्कतें उस पर्टिकुलर इंसान में करता है, उस पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसमें करता है। ये एक जीनोम के थ्रू बताया हुआ है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब अगर दो इंडिविजुअल है जो अनअफेक्टेड कैरियर है, दिस इज अगर, तो इस पर भी फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर भी पड़ नहीं रहा, लेकिन जब इनकी मेटिंग होगी, मेटिंग होके सबके कितने कितने परसेंट चांसेस हो जाते हैं, सबके चांसेस हो जाते हैं ये 25%, है ना, 25%, ये 25%, 25%, 25%, ठीक है। अनअफेक्टेड 25% रहेंगे, 25 जो हैं, या हम 50 कह सकते हैं, ये कैरियर बनेंगे दोबारा, और एक होगा 25% जो पूरी तरीके से अफेक्टेड होगा, वहां पर ये डिजीज दिखाई देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हम मेंडेलियन देख रहे थे डिसऑर्डर, अब हम देख रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। The chromosomal disorder are caused due to the absence or excess abnormality or arrangement of one or more chromosome. या तो क्रोमोसोम एब्सेंट होगा कोई एक, या एक से ज्यादा होगा, उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या है, एब्सेंस और एक्सेस अरेंजमेंट्स ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, ठीक है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, अगर क्रोमेटिड सेल डिवीजन के टाइम पे सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक ही सेल में ज्यादा रह गए, वहां एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। और किसी तरीके से लॉस हो गया किसी क्रोमोसोम का तो भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। जब एक्स्ट्रा कॉपी अगर किसी क्रोमोसोम की आ जाए, लाइक इन डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम 21 में एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है तो एक तरीके की एबनॉर्मेलिटी बन जाती है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एक दूसरे तरीके के सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, लॉस कर देता है वो किसी तरीके से जेनेटिकली एक क्रोमोसोम को। उस तरीके के केस में एक दूसरे तरीके के सिंड्रोम बनते हैं जिन्हें बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। एक तीसरे तरीके की एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती, मल्टीप्लिकेशन साइटो हो गया, माइटोसिस मियोसिस के बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, यानी कि क्रोमोसोम ज्यादा हो गए, वो सेपरेट होने थे दो सेल्स में, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई तो क्या हुआ, उसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, है ना। तो उस तरीके की भी एक स्टेज होती है, सिंड्रोम्स बनते हैं। और जब बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, जब पूरा सेट बढ़ जाए। और अगर इस तरीके से तीन तरीके की हमारे को एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देती हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं ह्यूमन बीइंग में, 46 हैं, ठीक है, जिसे हम 23 पेयर कहते हैं, या फिर हम ऐसे कर देते हैं 22 पेयर प्लस XY, और या हम कह सकते हैं 22 पेयर और XX, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। तो either additional copy of chromosome may include an individual or individual may lack one or more any one pair of chromosome। अगर एक चला गया तो मोनोसोमी कहेंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम सबसे पहले देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि ये जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, वहां एक ऑटोसोम ज्यादा आ जाता है,
एडिशनल कॉपी आ जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो जाता है। क्या हो रहा है? द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, और ये सबसे पहले इन्होंने बताया था, लैंगडन डाउन ने, इसीलिए इनके नाम पर ही इस सिंड्रोम का नाम रखा गया। और इस तरीके के जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, उनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बार बार होगी, फ्लैट हेड होगा, लूप्स होंगे हाथों में, बहुत सारी झुर्रियाँ होंगी हाथ पैरों में। तो इस तरीके की एबनॉर्मलिटीज उस तरीके के बेबीज में दिखाई देती हैं। दूसरे तरीके की जो सिंड्रोम होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ देखिए इसमें कैरियोटाइपिंग में ये देखिए एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है। ठीक है, तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर में एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, तो यानी कि वैसे तो एक्स वाई था, मेल था, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर अब हमें क्या भी दिखाई देगा? इसके अंदर अब हमारे को फीमेल के कैरेक्टर भी दिखाई देंगे, यानी कि इसमें प्रोमिनेंट ब्रेस्ट भी दिखाई देगा, और जो भी फीमेल के कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर और दिखाई देंगे। अब यहाँ पे ना तो मेल के पूरी तरीके से कैरेक्टर, मेल के तो होंगे ही, फीमेल के कैरेक्टर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि फेमिनाइन डेवलपमेंट होगा, इसका मस्कुलर डेवलपमेंट भी होगा। और लेकिन इस तरीके के जो इंडिविजुअल हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं। तो इनका जीनोटाइप क्या रहा? XXY हमें याद रखना है। जबकि डाउन सिंड्रोम का क्या रहा? डाउन सिंड्रोम का एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम, 21 ट्राइसोमी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, द थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया है, तो इसका जीनोटाइप क्या है? X0। ठीक है, ये एबनॉर्मलिटी क्या है? डिसऑर्डर क्या है? एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम मीन्स 45 प्लस X0। तो इस तरीके की जो फीमेल है तो ये फीमेल वाई तो नहीं है ना यहाँ पर, मगर ये स्टेराइल होंगी, क्योंकि इनकी जो ओवरीज हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होंगी। जो अदर फीचर्स होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे, वो भी उतने तरीके से नहीं डेवलप होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द योर चैप्टर 1 पार्ट 2। आई होप ये आपको सारे टॉपिक्स एकदम से क्लियर हो गए हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इट कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू।